आप देख रहे हैं अपना अखंड भारत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राघवेंद्र आज का विषय लेकर के आया हूं। आज का विषय हमारा है, किस चीज पर आधारित है पहले इसे बता देते हैं। आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आज का विषय है भारतीय मूर्तिकला के बारे में। भारतीय मूर्तिकला के बारे में आज बताया जाएगा। सभी मित्रों का इस चैनल पर स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जानकारी से संबंधित वीडियो, परीक्षाओं से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जहां तक संभव हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो पहले प्राप्त करने के लिए वीडियो बिल्कुल फ्री रहती है। तो यहाँ पर बता दें, भारतीय मूर्तिकला के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य, स्मरणीय तथ्य को अध्ययन किया जाएगा। ध्यान दीजिए। तो आगे चलते हैं। भारतीय मूर्तिकला स्मरणीय तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में मूर्तिकला का विकास अनेक रूपों में देखने को मिलता है। अनेक रूपों में देखने को मिलता है। ये युगों से चलती आ रही है। जैसे मृड मूर्तिकला, धातु मूर्तिकला एवं प्रस्तर मूर्तिकला आदि शामिल है। आगे, भारतीय मूर्तिकला में आध्यात्मिकता एवं सौंदर्य बोध है, सुंदरता दोनों का समन्वय करने का प्रयास किया गया है। भारत में मूर्तिकला का प्राचीनतम साक्ष्य उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित स्थल बेलन घाटी का लोहांदा लाना है, जहां से अवस्थित निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से? लोहांदा नाला से। आगे ध्यान दीजिए। आगे बताया गया है, मूर्तिकला अपने वास्तविक स्वरूप में हड़प्पा सभ्यता के दौरान अस्तित्व। यहां पे अगर बात करते हैं तो मूर्तिकला अपने वास्तविक स्वरूप में हड़प्पा सभ्यता के दौरान अस्तित्व में आई। तो हड़प्पा सभ्यता में देखा जाए तो अस्तित्व में आई है हड़प्पा सभ्यता से ही। आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थलों से मिट्टी की मूर्ति, जिसे मृड मूर्ति कहा जाता है, प्रस्तर मूर्तियों एवं धातु से निर्मित वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा काल में प्रस्तर एवं धातु की मूर्तियां मृड मूर्तियों के अपेक्षा कम संख्या में मिलती हैं, किंतु कलात्मकता के दृष्टिकोण से काफी उच्च कोटि की है। आगे बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की मृड मूर्तियों में पुरुष आकृतियों को श्रृंग युक्त दिखाया गया है। वहीं पर सैंधव स्थलों से अधिक संख्या में मातृदेवी मृड मूर्तियों की प्राप्ति के कारण यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता से जुड़े लोगों के धार्मिक जीवन में मातृपूजा को विशेष महत्व प्रदान किया जाता था। आगे, सिंधु सभ्यता से मानव जो है मृड मूर्तियों की अपेक्षा पशुओं की मृड मूर्तियों अधिक संख्या में प्राप्त हुई है। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, सिंधु सभ्यता से मानव के अंतर्गत जो मूर्तियां हैं मानव की कम, लेकिन तो मानव की अपेक्षा पशुओं की मूर्तियां अधिक प्राप्त हुई हैं। आगे, अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं। वहीं पर पशु आकृतियों में कुबड़दार वृषभ है, हाथी, गैंडा, बंदर, सुअर, बाघ है, भालू, खरगोश, भैंसा और भैंस आदि प्रमुख हैं। सिंधु सभ्यता में मूर्तियों के अंतर्गत मानव से अधिक प्राप्त हुई इन पशुओं की। आगे, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्रशस्त्र। यहीं पर मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्रस्तर मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो से जहां एक दर्जन प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं, वहीं हड़प्पा
से 2 प्रस्तर मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा से प्राप्त प्रस्तर मूर्तियां मोहनजोदड़ो की अपेक्षा अधिक आकर्षक एवं प्रभावशील हैं। इन प्रस्तर मूर्तियों को चूना पत्थर, सेलखड़ी, बलुआ पत्थर, स्लेटी पत्थर आदि की सहायता से बनाया जाता है। मिट्टी एवं प्रस्तर के अतिरिक्त सैंधव कलाकारों ने धातुओं के प्रयोग से भी आकर्षक मूर्तियों को गढ़ा है, बनाया है। धातु के रूप में तांबे एवं कांसे का प्रयोग किया जाता था तथा द्रवीय मोम विधि से इन मूर्तियों को ढाला जाता था। महत्वपूर्ण धातु मूर्तियों में कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो में तांबे की मानव आकृति लोथल में, और वहीं कांसे की वृषभ मूर्ति जो मिली वो मोहनजोदड़ो में, और तांबे का कुत्ता जो मिला वो लोथल में आदि उल्लेखनीय है। आगे बात करें तो यद्यपि वैदिक हड़प्पा और सिंधु घाटी जिसे कहा जाता है, हड़प्पा के अंतर्गत बताया। आगे चलेंगे तो आगे बताएंगे, यद्यपि वैदिक काल में मूर्ति कला का पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता, किंतु अगर साहित्यिक साक्ष्य की बात करें तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में एक स्थान पर चर्चा आई है कि इंद्र की एक मूर्ति को 10 गायों में खरीदने की कोशिश हुई। आगे वैदिक काल के अंतर्गत मूर्तियों के बारे में मौर्य की बात करें तो मौर्य काल में मूर्ति निर्माण कला के स्पष्ट साक्ष्य मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। वहीं मौर्य काल में पत्थर एवं मिट्टी से निर्मित मूर्तियों की प्राप्ति हुई है, किंतु धातु निर्मित मूर्तियों का साक्ष्य नहीं मिला है। आगे बात करेंगे तो मौर्य काल में प्रस्तर मूर्तियों के निर्माण में चूना के बलुआ पत्थर तथा लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था। आगे कला सौंदर्य एवं आगे बात करेंगे तो कला सौंदर्य एवं चमकदार पालिश के दृष्टिकोण से अशोक के शासनकाल में निर्मित मूर्तियां सर्वश्रेष्ठ थीं। पारखम एवं दीदारगंज से प्राप्त क्रमशः यक्षिणी की मूर्ति, सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 सिंहों की आकृतियां तथा उसके नीचे की चित्र बल्लरी आकृति मौर्यकालीन मूर्ति कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। मौर्योत्तर काल में ध्यान दीजिएगा, मौर्योत्तर काल में मूर्ति निर्माण की 3 शैलियां प्रचलित थीं। कितनी शैलियां? 3 शैलियां प्रचलित थीं। किस काल में? मौर्योत्तर काल में प्रचलित थीं। गांधार शैली, मथुरा, इसमें जो है गांधार शैली है, मथुरा शैली तथा अमरावती शैली, ये 3 शैलियां प्रचलित थीं। आगे यूनानी कला, तो यूनानी कला की बात करें तो यूनानी कला के प्रभाव स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मूर्ति कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। वहीं आगे कहेंगे तो गांधार शैली के अंतर्गत मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। गांधार कला के शुरुआती चरण से मूर्तियों के निर्माण में मिट्टी, चूना, भित्ति, स्तंभ तथा प्लस्तर का प्रयोग किया जाता था। वहीं परवर्ती काल में इस शैली की मूर्तियों के निर्माण में पाषाण का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाने लगा। गांधार कला के बारे में रहा। आगे बात करते हैं गांधार कला के अंतर्गत निर्मित बुद्ध की मूर्तियों को
इतना आकर्षक एवं सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है कि ये यूनानियों के सौंदर्य देवता अपोलो की अनुकू अनुकू अनुकूलित वहीं पर देवता अपोलो की अनुकृति दिखाई पड़ती है। गांधार कला के अंतर्गत निर्मित बुद्ध की मूर्तियां आसन पर है, तो आसन पर बैठी हुई एवं खड़ी मुद्रा दोनों में मिली है। और यहीं पर गांधार काल के अंतर्गत जब बुद्ध की बात होती है तो जो इनका पुरातात्विक के अनुसार जब इनका कई मूर्तियों की मुद्राएं अलग अलग मुद्राओं में है, जिसके बारे में वीडियो में बताया गया मुद्रा वीडियो के बारे में उसे देख सकते हैं। आगे बात करें तो साथ ही वे घुघराले बाल, सिर के पीछे प्राभामंडल, वस्त्र सालवट युक्त है। गांधार काल के अंतर्गत बुद्ध की मूर्ति के बारे में पॉइंट रहा। आगे गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध के मैत्रेय प्रकार की मूर्तियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियों के अतिरिक्त कुछ देवियों की भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें रोमा देवी की मूर्ति विशिष्ट रही है। आगे बात करें तो गांधार काल शैली के बारे में, मूर्ति के बारे में बात किया गया। आगे बात करते हैं मथुरा कला के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म तीनों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ। मथुरा कला के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म इन तीनों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ। गांधार शैली की तरह मथुरा कला के अंतर्गत भी बुद्ध की मूर्ति का निर्माण आसन यानी आसन पर बैठे हुए, आसन एवं स्थानक यानी खड़े हुए दोनों, यानी बैठे हुए खड़े हुए दोनों स्थितियों में किया गया है। वहीं मथुरा शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियां वस्त्र विहीन, बाल विहीन, मूछ विहीन एवं अलंकार विहीन है। आगे हालांकि सिर के पीछे प्राभामंडल को अवश्य दर्शाया गया है। तो ये मथुरा शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्ति के बारे में रहा। आगे वहीं मथुरा कला के अंतर्गत निम्नलिखित मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियों का जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी मूर्तियों का निर्माण किया गया है। वर्धास्ते मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा तथा भू स्पर्श मुद्रा, इन मुद्राओं के बारे में अलग से वीडियो उपलब्ध कराई गई है, समझ सकते हैं। वहीं आगे मथुरा शैली के अंतर्गत निर्मित जैन तीर्थंकरों की सभी मूर्तियां आजान बाहु हैं। और यह भी आगे ध्यान दीजिए, यह पॉइंट मेन है। हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों में चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति, संकर्षण की मूर्ति, सूर्य प्रतिमा आदि उल्लेखनीय है। अमरावती शैली का विकास सातवाहन काल में हुआ। यह शैली अपने भव्य उभारदार वित्तीय चित्रों के लिए जानी जाती है, अमरावती शैली। वहीं आगे बात करें तो अमरावती शैली में निर्मित कुछ विशिष्ट प्रकार की मूर्तियां हैं। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त द्वारा उनके पीछे छोड़े गए पागल हाथी नलगिरी को शांत करने का दृश्य, 4 स्त्रियों द्वारा बुद्ध के चरणों की पूजा करने संबंधी दृश्य आदि दर्शाया गया है। अमरावती शैली में निर्मित कुछ विशिष्ट बताया गया। वहीं आगे अगर बात करें सुंगकालीन मूर्तिकला के बारे में, तो सुंगकालीन मूर्तिकला के प्रसिद्ध केंद्र थे सांची, भरहुत, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, मथुरा एवं बोध गया। तो फिर से एक बार बता देते हैं, सुंगकालीन मूर्तिकला के प्रसिद्ध केंद्र थे। तो क्या केंद्र थे?
साची, भारभूत, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, मथुरा एवं बोधगया शुंग कालीन मूर्ति कला के प्रसिद्ध केंद्र हैं। आगे शुंग कला, शुंग काल में मिट्टी से निर्मित मूर्तियों को विषय रूप से आकर्षक बनाया जाने लगा तथा इन्हें फूलों से सज्जित किया जाने लगा। शुंग काल में निर्मित मिट्टी की प्रमुख मूर्तियों से बलराम की एक मूर्ति जिसमें उन्हें हल एवं मुसल धारण किए हुए दिखाया गया है उल्लेखनीय है। तो यह शुंग काल में निर्मित मिट्टी की प्रमुख मूर्तियों के स्वरूप में जो दृश्य बताया गया। आगे बात करें तो स्मृति का ध्यान दीजिएगा, स्मृति का कटोरा लिए यक्ष की प्रतिमा शुंगकालीन पीतलखोरा की गुफाओं से प्राप्त हुआ है, जिसे कृष्णदास नामक मूर्तिकार ने बनाई थी। वहीं आगे बात करें तो गुप्त कालीन मूर्ति कला का संबंध है धार्मिक तथा लौकिक विषयों से था तथा इस काल में सारनाथ, मथुरा एवं पाटलिपुत्र मूर्ति निर्माण के प्रसिद्ध केंद्र थे। गुप्त कालीन मूर्ति कला के संबंध में बताया। गुप्त काल में सर्वाधिक मूर्तियां ब्राह्मण धर्म से ही संबंधित बनी। गुप्त कालीन मूर्ति कला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे देवगढ़ की शेषशाही भगवान विष्णु की मूर्ति, ढाका की मत्स्यावतार व कच्छपावतार की मूर्ति, उदयगिरी से प्राप्त वराह की मूर्ति और घूमरा की नर नारायण एवं कृष्ण की मूर्ति। वहीं एलिफेंटा से प्राप्त त्रिमूर्ति तथा आहिछत्र के शिव मंदिर में स्थापित गंगा एवं यमुना की मूर्ति आदि शामिल हैं। तो गुप्तकालीन मूर्ति कला के महत्वपूर्ण उदाहरण दिया गया। आगे चलते हैं, पल्लव काल की बात करते हैं। तो यहाँ पे पल्लव काल में निर्मित मूर्तियों से दुबले पतले तथा दीर्घाकृति अंग आकृति पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। पल्लव कालीन मूर्ति कला के प्रसिद्ध उदाहरण हैं, जैसे प्रस्तर पर उत्कृष्ण महिषासुरमर्दिनी, गिर गोवर्धन फलक और अर्जुन का तप या गंगा का अवतरण आदि शामिल है। तो ये पल्लव कालीन मूर्ति कला के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। आगे चालुक्य कालीन की बात करते हैं। तो चालुक्य कालीन मूर्तियों पर सर्वाधिक प्रभाव गुप्त एवं पल्लव शैली का पड़ा। चालुक्य काल में अधिकांश मूर्तियों का निर्माण मंदिरों को सजाने के लिए किया गया था। चालुक्य कालीन मूर्ति कला के केंद्र के रूप में बादामी ऐहोल एवं महाकूट प्रसिद्ध है। चालुक्य काल में निर्मित मूर्तियां बलिष्ठ एवं विशालकाय है तथा उनके अंग प्रत्यंग समानुपातिक हैं। तो यह बताया गया चालुक्य कला में मूर्ति के बारे में। आगे बात करें तो बादामी में निर्मित मूर्तियों में से पुरुष मूर्तियों की अपेक्षा नारी मूर्तियों की लंबाई अधिक रखी गई है। आगे वहीं बादामी स्थित गुफा संख्या 1 में नटराज शिव की 16 भिन्न मुद्राओं में मूर्तियां उकेरी गई हैं। आगे पट्टदकल की मूर्तियां चालुक्य शिल्प की उत्कृष्टता की
सूचक हैं। यहाँ की मूर्तियां शांत, संतुलित, ऊर्जा से युक्त, जीवंत एवं भव्य हैं। आगे चलकर चालुक्यकालीन मूर्तियों में शिल्प ग्रंथों में मौजूद लक्षणों की प्रधानता दिखाने के लिए, जिसके कारण उनमें यांत्रिकता आने लगी तथा भाव पक्ष कमजोर होने लगा। वहीं चालुक्य काल में निर्मित मूर्तियों में पट्टदकल से मिली त्रिपुरांतक की मूर्ति, कैलाश पर्वत को उठाए रावण की मूर्ति एवं विरूपाक्ष मंदिर में प्रेमी युगल एवं द्वारपाल की मूर्ति और छत पर बने सूर्य एवं मल्लयुद्धरत दो आकृतियां महाकूट के महाकूटेश्वर मंदिर में अर्धनारीश्वर एवं लाकुलिस एवं हरिहर की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो यहाँ हो गया चालुक्य काल में निर्मित मूर्तियों में इन स्टेप को कवर किया गया। आगे तो यहाँ चल रहा है स्मरणीय तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य भारतीय मूर्ति कला के बारे में। भाग नंबर एपिसोड नंबर 2 में मिलते हैं। राष्ट्रकूटों के शासन काल से जुड़ा हुआ मुख्य तथ्य पॉइंट को कवर किया जाएगा। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, ये सारा पॉइंट मेन पॉइंट है जो कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आधारित है। भारतीय मूर्ति कला पर महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एक पॉइंट प्रमुख है, इसे समझ सकते हैं। मिलते हैं भाग नंबर 2 में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब।